हेलो गाइज, वेलकम टू टुडेज वीडियो। तो गाइज आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिएक्ट जेएस के कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में जो कि इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, मैं 6-7 साल से रिएक्ट जेएस में काम कर रहा हूँ। मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं अलग अलग डोमेन के रिएक्ट में। तो मुझे एक आइडिया कि क्या चीज़ें ज़्यादा ज़्यादा पूछी जाती है, मतलब क्या चीज़ें ज़्यादा वर्क होता है जिस चीज़ पे। और मैं इंटरव्यू पैनल का भी पार्ट हूँ, तो मैं मतलब इट्स माई डेली रूटीन कि मैं इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछता हूँ ये सब। तो मुझे पता है कि इंडस्ट्री में कौन सी टॉपिक्स हैं। अगर आप रिएक्ट के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपको कुछ टॉपिक्स हैं जो कि आपको करने ही पड़ेंगे। ठीक है, वो टॉपिक मैं आज बताऊंगा। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन जो कुछ बिल्कुल कोर टॉपिक है, छः सात कोर टॉपिक है, वो तो आपको करने ही पड़ेंगे। अगर आप मतलब बेयर मिनिमम है वो, ठीक है, वो तो सबसे पहले आपको वो 6-7 टॉपिक प्रिपेयर करने पड़ेंगे अच्छे से। उसके बाद आप रिएक्ट में सोच सकते हैं कुछ भी और करने का। कई बार ऐसे होते हैं बच्चे कुछ भी और प्रिपेयर करने लग जाते हैं, लेकिन वो मेन जो चीज़ होती है वो मिस कर देते हैं। थोड़ा सा ना हर एक टॉपिक के लिए ओवरव्यू भी दूंगा, थोड़ा थोड़ा, ऐसा नहीं सिर्फ नाम बता दूंगा, मैं ओवरव्यू दूंगा, थोड़ा सा समझाऊंगा कि आपको जब आप पढ़ने जाओगे उस टॉपिक के बारे में तो आपको थोड़ा इजीली रिलेटेबल लगेगा। तो मैं उस टॉपिक को, हर एक टॉपिक को थोड़ा सा टच करूंगा और थोड़ा सा उसके बारे में ओवरव्यू भी दूंगा इस वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो आपको पूरा देखना है और वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं अभी। गाइज पहला टॉपिक है कोड स्प्लिटिंग। कोड स्प्लिटिंग, ठीक है। तो बेसिकली कोड स्प्लिटिंग बहुत ज़्यादा जरूरी टॉपिक है। ऑप्टिमाइजेशन का भी बहुत ही मेजर पार्ट होता है इसमें, कोड स्प्लिटिंग में, और वैसे भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन। और तो मैं आपको बताता हूँ कोड स्प्लिटिंग होता क्या है। थोड़ा सा बस एक ओवरव्यू दूंगा सिर्फ मैं यहाँ पे। देखो, जैसे अभी हम कोई भी हम एप्लीकेशन बनाते हैं उसके अंदर मल्टीपल कंपोनेंट्स हो सकते हैं हमारे पास ना। तो जैसे मान लो ये C1 है, ये मेरे पास C2 है, ठीक है, और ये वाला C3 है। अलग अलग कंपोनेंट्स हमने बना रखे हैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर। ये C4 है, ठीक है। तो ये सब हमारे कंपोनेंट हैं, ठीक है। 4 कंपोनेंट है मान लो, या बहुत सारे भी हो सकते हैं। तो यूजुअली क्या होता है, जब हम बंडल बनाते हैं तो बंडल जब हम फाइल को जब हम डिप्लॉय करने की कोशिश करते हैं तो हम इन सब फाइल को मिला के एक बंडल बनाते हैं। उस बंडल का नाम होगा यहाँ पे main.js, या कुछ भी नाम हम दे सकते हैं, कॉन्फ़िगरेबल होता है वो। तो ये सब सारी फाइल मिला के आ गया। तो इनका क्या होगा, C1 C2, इसमें देखो, इसमें एक मिनट, ठीक है। तो इसमें C1 C2 C3 C4 चारों का कोड मिला के इसके अंदर उन्होंने main.js फाइल बना दी, ठीक है। अब क्या होता है कि कई सिचुएशन में क्या होता है, जब कोड बहुत ज़्यादा होता है तो क्या होता है उस केस में, ये जो फाइल हमने बनाई है, ये फाइल ना बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाती है। मान लो ये फाइल का साइज़ हो गया है 70 KB, बड़ी फाइल बन गई, ठीक है। तो अब एक फाइल बड़ी बन जाएगी तो उसको लोड करने में डेफिनेटली उसको दिक्कत आएगी, ठीक है, उसको टाइम लगेगा लोड होने में। उस केस में हम क्या करते हैं, मान लो जैसे ये 3 कंपोनेंट हैं, उनमें से क्या होता है, कई बार हमारी एप्लीकेशन में ना सारे कंपोनेंट हमें एक बार में नहीं चाहिए स्टार्टिंग में ही। तो जैसे ये वाले 3 कंपोनेंट है, ये हम जैसे मान लो C4 है ये वाला कंपोनेंट, ये कंपोनेंट है पेमेंट के लिए। मान लो ये पेमेंट के लिए बना रखा है हमने, पेमेंट होती है इसके थ्रू। अब पेमेंट ऐसी चीज़ है कि पेमेंट कंपोनेंट हमें स्टार्टिंग में नहीं चाहिए क्योंकि सारे यूज़र पेमेंट की तरफ नहीं जाएंगे। तो हम ये कर सकते हैं कि हम जो पेमेंट वाला कंपोनेंट है इसको हम ऑन डिमांड लोड करेंगे, ठीक है। हम ये नहीं करेंगे कि हम शुरू में बंडल में डाल के भेज देंगे, क्योंकि ये कंपोनेंट जरूरी नहीं है। तो हमें ये देखना पड़ता है कोड स्प्लिटिंग में कौन सी चीज़ हमें अपफ्रंट चाहिए, स्टार्टिंग में चाहिए, कौन से कंपोनेंट हम ऑन डिमांड या बाद में हम उनको आगे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके केस में हम क्या करेंगे, हम एक इसमें कोड स्प्लिटिंग करेंगे। कोड स्प्लिटिंग में हम सिर्फ इन 3 फाइल्स का, 3 जो JS फाइल है, कंपोनेंट है, इनका ही बंडल बनाएंगे main.js में। और ये जो 4th जो फाइल थी हमारी C4, इसका हम अलग से एक चंक बनाएंगे। इसका नाम होगा, एक अलग फाइल बन जाएगी, चंक 1 2 3, और जो भी नाम उसका कुछ भी हो सकता है, चंक नंबर दे देंगे, वो अपने आप दिया जाता है, वो मैं बाद में बताऊँगा अभी। तो C4 की हमने अलग चंक बना दिया। तो ये हमारे पास 2 चंक बन गया। पहले क्या, जैसे कि इसमें पहले 70 KB था, अब इसमें 70 KB नहीं होगा इसका वेट, इसकी जो साइज़ होगा। अब मान लो इसका साइज़ जो बन गया वो आ गया है 45 KB मान लो, ठीक है। और इसका इस वाले का बचा 25 KB, ठीक है। तो जब अब ये लोड होगी ना main.js फाइल इनिशियली, तो वो 70 KB की जगह पे वो 45 KB लोड होगी फाइल। तो वो थोड़ा फास्ट हो जाएगी एज कम्पेयर टू प्रीवियस वर्जन ऑफ फाइल। और जब हमें पेमेंट के लिए कोई यूज़र जाएगा तो उसको हम ये 25 KB का फिर से खाली पेमेंट वाला कंपोनेंट लोड करवा देंगे। तो ये होती है कोड स्प्लिटिंग। बेसिकली एक रफ मैंने आइडिया दे दिया। कोड स्प्लिटिंग भी बहुत ज़्यादा जरूरी टॉपिक है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है रिडक्स और स्टेट मैनेजमेंट कैसे करते हैं, ठीक है। ये आपसे पूछा जाएगा, स्टेट मैनेजमेंट कैसे करते हैं रिएक्ट में, या रिडक्स कैसे करते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, बेसिकली इसमें आपको रिडक्स को ना आपको समझना पड़ेगा रिडक्स काम कैसे करता है। तो रिडक्स में ना हमेशा जो डेटा फ्लो होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है। मतलब जैसे आप आपका कोई कंपोनेंट है C1, ठीक है। इस कंपोनेंट ने API को डेटा मंगाना है या स्टेट को अपडेट करना है, तो क्या करेगा, यहाँ पे अपना एक्शन डिस्पैच, जो एक्शन आया यहाँ पे, एक्शन ने क्या किया, सर्वर को हिट करके API से डेटा मंगा लिया, यहाँ पे इसको डेटा मिल गया कुछ भी,
ठीक है, सर्वर है। यहाँ से क्या हुआ कि इसने डेटा वापस इसने कंपोनेंट ने दिया इसको डेटा और एक्शन को, और एक्शन ने आगे दिया एपीआई सर्वर को एपीआई के थ्रू, और एपीआई ने डेटा दे दिया, मान लो ये दे दिया इसने डेटा कुछ भी। तो अब एक्शन के पास डेटा अपडेट आ चुका है। अब वो क्या करेगा, रिड्यूसर के पास जाएगा। रिड्यूसर है यहाँ हमारा, रिड्यूसर, ये सब रिडेक्स का पार्ट है, समझाऊँ आपको। रिड्यूसर के पास जाएगा, रिड्यूसर क्या करेगा, उसको डेटा को रिड्यूसर बाकी सब स्टेट्स में अपडेट कर देगा। उसके बाद वो जैसे स्टेट में अपडेट हुआ, यहाँ पे जो C1 था, सॉरी यहाँ पे C1 को डायरेक्ट मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अपडेट होगी, स्टेट अपडेट हो जाएगी, ठीक है। तो रिड्यूसर जो है उससे स्टेट अपडेट हो जाएंगी, और यहाँ पे वो अपडेट डेटा जो भी डेटा था आया था वो डेटा यहाँ पे पास ऑन हो जाएगा और इसके थ्रू हो जाएगा। तो इट मीन्स कि जो रिडक्स का जो डेटा फ्लो है ना वो यूनिडायरेक्शनल है। देखो ये देखो, अभी ये देखो ऐसे डेटा फ्लो हो रहा है ऐसे, ठीक है। तो इसको या यूनिडायरेक्शनल इसलिए बोलते हैं, एक साइड से डेटा पास होता है इस तरह, एक ही वे में, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। अब गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं वो है एपीआई कॉलिंग का। एपीआई कॉलिंग अभी मैंने बता भी दिया, रुको एक मिनट। देखो एपीआई कॉलिंग का कि एपीआई कॉल कैसे होती है। तो एपीआई कॉल के लिए या तो फैच का यूज़ करते हैं हम, फैच लाइब्रेरी का, या फिर रिएक्ट क्वेरी का यूज़ करते हैं, या हम लोग यूज करते हैं एक्सियोस का, ठीक है। तो ये तीन अभी पॉपुलर चल रही है। तो इनमें से कोई भी एक आप प्रिपेयर कर लेना और ये आंसर करने के लिए रेडी रहना कि एपीआई को आप कैसे कॉल करोगे, क्या होगा, HTTP के टाइप्स कितने होते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए, और कुकीज़ और लोकल स्टोरेज वगैरह क्या कैसे काम करती है, ये सब भी आपको पता होना चाहिए। तो आज नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, वो है ऑप्टिमाइजेशन का। ऑप्टिमाइजेशन, तो ऑप्टिमाइजेशन के अंदर बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, जैसे कि आप यूज मेमो, यूज कॉल बैक। तो आप मेमोइजेशन का यूज़ कर सकते हैं, मेमोइजेशन। तो ये सारे मेमोइजेशन की टेक्निक्स हैं, यूज कॉल बैक, यूज मेमो वगैरह। तो आप बोल सकते हो मेमोइजेशन इज़ द थिंग टू ऑप्टिमाइज, ठीक है। तो ये भी चीज़ बोल सकते हो। उसके बाद आप थ्रोटलिंग बोल सकते हो, ठीक है, थ्रोटलिंग भी बोल सकते हो आप। साथ आप डीबाउंसिंग भी बोल सकते हो, डीबाउंसिंग और थ्रोटलिंग साथ में ही आते हैं, ये भी उनको बता सकते हो कैसे होता है। और फिर आप उसको यूनिट टेस्टिंग भी बोल सकते हो, यूनिट टेस्टिंग भी आती है आपको, लेकिन आपको ये आनी चाहिए सब चीज़ें। यूनिट टेस्टिंग भी हो सकती है, यूनिट टेस्टिंग पूछ लेते हैं, जेस्ट वगैरह पूछ लेते हैं, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं रिएक्ट जेएस के, ये आपको जरूर करने चाहिए, और आप ये कर लोगे तभी आप में कॉन्फिडेंस भी आएगा, ठीक है। तो गाइस अभी वीडियो कंटिन्यू करने से पहले ना मैं आपको एक कोर्स बताना चाहूँगा। ये है फुल स्टैक कोर्स, फुल स्टैक डेवलपर कोर्स फ्रॉम ओडिन स्कूल, ठीक है। तो इनका अभी कोहॉर्ट स्टार्ट होने वाला है, 31 इज़ द डेट फॉर दैट कोहॉर्ट, अपकमिंग कोहॉर्ट। तो ये वाला स्टार्ट होने वाला है फुल स्टैक डेवलपर कोर्स के लिए, ठीक है। तो आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अगर आपको फुल स्टैक सीखना है तो। इनके बारे में देखो मैं आपको बताता हूँ, ओडिन स्कूल के बारे में थोड़ा सा। इनकी रेटिंग देखो कितनी अच्छी है, 1400 इसकी इनकी रेटिंग है, और उसमें भी 4.6 इनके रेटिंग स्टार्स हैं। और ये 6 मंथ की ट्रेनिंग देंगे आपको, और 2 ईयर्स का इनका प्लेटफॉर्म का एक्सेस रहेगा, और इनका डेडिकेटेड जॉब पोर्टल रहेगा खुद का ही, तो वो आपको असिस्ट करेंगे जॉब के लिए भी, ठीक है। और ये सर्टिफाइड है NASSCOM के थ्रू, ठीक है। तो अगर आपको इसके बारे में और जानकारी लेनी है तो आप ये फॉर्म भर दीजिए, और आप एक कॉल बैक रिक्वेस्ट कर दीजिए, आपको पूरा उनकी टीम से कॉल बैक आ जाएगा, और आप पूरा जानकारी ले सकते हैं इसके बारे में। तो अभी जो आपको अपकमिंग कोहॉर्ट है 31 का है, तो अभी 1 वीक ही बचा है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इनसे ज़रूर आप एक बार कॉन्टैक्ट करके पता करिए कि कैसा ये कोर्स है। देखो इसमें कोर्स की हाईलाइट भी बता रखे हैं, इसमें लाइव सेशन होंगे वीकली, और डाउट क्लियरिंग भी होगी, और सक्सेस कोच आपको मेंटरशिप भी मिलेगी, और आपको 2 साल का पोर्टल का एक्सेस मिलेगा, और आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा कंप्लीट होने पे। और जो पेमेंट है वो आप फ्लेक्सिबिलिटी के साथ EMI में पे कर सकते हैं, ठीक है। इसमें इन्होंने बताया कि इनकी 500 प्लस जो हायरिंग ऑर्गेनाइजेशन है जिनसे इनके स्टूडेंट्स हायर होते हैं, वो ये सब कंपनियों के नाम है, ठीक है। और इसमें कोर्स का ओवरव्यू है, ये इनके स्टूडेंट्स हैं जो कि प्लेस्ड हुए हैं। देखो अभी पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, अभी जावा डेवलपर बना है। तो इनके डिफरेंट कोर्सेज करने के बाद बच्चे सक्सेसफुली प्लेस्ड हुए हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स। तो ये कुछ सक्सेस स्टोरीज हैं इनकी, आप पढ़ सकते हैं इनके बारे में डिटेल में। उसके बाद यहाँ पे पूरा कोर्स का सिलेबस भी है, अगर आप जानना चाह रहे हैं कि क्या क्या है सिलेबस में, तो आप यहाँ से देख सकते हो। फेज़ 1 में आपको ये सब चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, आप इनको ओपन करके देख सकते हो कि ओपन करके क्या क्या पढ़ाया जाएगा। जैसे देखो जावास्क्रिप्ट के फंडामेंटल पढ़ाए जाएंगे, डॉम मैनिपुलेशन ये सब पढ़ाई जाएंगी, और इस तरह की चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। तो ये आपका पूरा सिलेबस है, जो भी कोर्स का सिलेबस है। इसमें आप देखोगे तो गिटहब एंड गिटलैब भी पढ़ाएंगे, और लिनक्स और डेटाबेस फाउंडेशन डिप्लॉयमेंट। सो इसमें मोस्टली सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी जो एक फुल स्टैक डेवलपर को चाहिए, ठीक है। तो आप इस कोर्स को आप कंसिडर कर सकते हैं अगर आप प्लान कर रहे हैं कुछ बाय करने का कोई कोर्स। ये सब टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज भी सिखाई जाएंगी साथ में, जो भी यूज़ होती है जो मोस्ट ऑफ द टाइम। तो आप इनको रिक्वेस्ट को एक कॉल बैक पे क्लिक करके अपना फॉर्म भर दीजिए, आपके पास एक कॉल आ जाएगा टीम की तरफ से, इनकी टीम की तरफ से। तो ये है फुल स्टैक कोर्स फ्रॉम ओडिन स्कूल, ठीक है। तो आपको अगर
इसके बारे में जानकारी लेनी है तो आप इनकी वेबसाइट पे जाके, और मैं जो लिंक होगा वो आप डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में डाल दूंगा, और वहाँ से आप इनकी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं और ज़्यादा जानकारी के लिए आप इनको रीच आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये इसकी फ़ीस है, ये फ़ीस भी वैरी करती है, तो आप डिस्काउंट वगैरह भी हो सकता है कुछ, तो आप उनसे अगर बात कर लीजिए, उनकी टीम से बात कर लेंगे तो आपको वो डिस्काउंट और या जो भी कुछ हो अगर होगा तो वो आपको प्रोवाइड कर देंगे उस चीज़ के लिए। तो ये है ओडिन स्कूल का कोहोर्ट जो अभी आने वाला है 31 अगस्त को, अभी ठीक है 1 वीक बचा है, तो ये थोड़ा आप जल्दी करना अगर इंटरेस्टेड है तो। फुल स्टैक डेवलपर कोर्स होगा, इस नोड और सब आपने देख लिया जो भी सिलेबस में पार्ट है। ठीक है, तो अब हम अपनी वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो गाइज अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिएक्ट के अंदर। आप सबको पता ही होगा हुक्स। ठीक है, हुक्स क्या है कि पहले जो कंपोनेंट मतलब क्लास बेस्ड कंपोनेंट होते थे रिएक्ट में, उनमें लाइफ साइकिल मेथड्स होते थे। ठीक है, लेकिन जब वो हटा दिए तो फंक्शनल कंपोनेंट आया हमारे पास। फंक्शनल कंपोनेंट में मेनली सारा काम हुक्स के थ्रू ही होता है। हुक्स मतलब पूरी जान है एक फंक्शनल कंपोनेंट की। ठीक है, तो हुक्स तो आपको बहुत अच्छे सीखने पड़ेंगे। हुक्स में भी आपको मतलब कुछ आपके आने से, जैसे यूज स्टेट है, बहुत ही कॉमन हुक है। यूज इफेक्ट है, बहुत ज़्यादा यूजफुल है। ठीक है, यूज मेमो है, यूज कॉन्टेक्स्ट है। ठीक है, यूज कॉलबैक है। ठीक है, इस तरह बहुत सारे हैं कुछ, ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, तो आपको ये तो अच्छे से आने चाहिए सारे। ठीक है, एक दो और होंगे वो आप देख लेना। तो यहाँ पे मेन मुद्दा ये है कि आपको हुक्स अच्छे से आने चाहिए रिएक्ट के लिए, इंटरव्यू के लिए। ठीक है, हुक्स ज़रूर पूछे जाएंगे आपसे। अगर नहीं पूछे जाएंगे तो आप वो इनडायरेक्टली यूज़ करोगे। अगर कोई भी आपसे कंपोनेंट लिखवाया जाएगा तो आपको हुक्स तो यूज़ करना ही पड़ेंगे उसमें भी, तो इट्स बेटर कि आप वो यूज़ करो। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेसिकली वो है वर्चुअल डोम। जो टॉपिक नंबर 3 होगा वो है वर्चुअल डोम। वर्चुअल डोम, ओके। तो वर्चुअल डोम, और इसमें JSX भी पूछ लेते हैं कभी कभी, JSX क्या है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ जल्दी से। वर्चुअल डोम बेसिकली जब हमारी HTML होती है, कोई HTML स्ट्रक्चर है, मान लो HTML है और ये उसके अंदर डिव है, ये सब कुछ है, डिव है और ये सब इस तरह स्ट्रक्चर होता है हमारा, है ना। तो उसका क्या होता है कि अगर हम जैसे HTML, ठीक है, ये इस तरह स्ट्रक्चर है। यूजुअली क्या होता है, जब अगर हमने मान लो अपने कंपोनेंट को चेंज किया, उस कंपोनेंट ने एक डोम बनाया, उस डोम से को अगर हम बार बार कुछ अपडेट करेंगे, क्योंकि फंक्शन क्या होता है एप्लीकेशन में, एक जो कंपोनेंट होता है वो बार बार कुछ चीज़ें अपडेट कर रहा होता है। ठीक है, एक चीज़ अब हुई, फिर डेटा आया, कुछ अपडेट किया, तो अगर वो चीज़ हम बार बार अगर रियल डोम पे इंप्लीमेंट करेंगे ना, तो रियल डोम में क्या होता है, आपको पूरा रीपेंट करना पड़ता है। वो मैं बाद में कभी समझाऊंगा। तो ब्राउजर में क्या होता है, पूरा आपको रीपेंट करना पड़ता है स्टार्टिंग से पूरा। तो उसमें ना री रेंडरिंग जो होती है फालतू की, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो सकता है, और उसमें बहुत ज़्यादा मतलब एक स्लो एप्लीकेशन आपकी स्लो हो सकती है, क्योंकि बार बार छोटी छोटी चीज़ के लिए वो बार बार पेंट हो रहा है। पूरा जो ब्राउजर के ऊपर जो भी पूरा स्ट्रक्चर है आपकी एप्लीकेशन का, वो पूरा बन रहा है दोबारा से छोटी छोटी चेंज के लिए। तो उसके सोल्यूशन के लिए ये लोग वर्चुअल डोम लेके आए। जैसे अगर ये हमारा एक स्ट्रक्चर है, इसी का एक ना वर्चुअल डोम लेके आएंगे, JSX की फॉर्म में है वो। वर्चुअल डोम होगा, HTML नहीं होगा, पर इसके अंदर जो भी डिव है इस तरह की चीज़ होगी, ये वर्चुअल डोम होगा। इससे एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, वर्चुअल डोम ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट जब आप कुछ भी अगर यहाँ पे अगर आप यहाँ पे कुछ भी अपने कंपोनेंट में अपडेट कर रहे हो, ठीक है, कुछ भी चेंज कर रहे हो, तो वो ये वाला JSX है ना, आपको JSX में अपडेट कर रहे हो, आप डायरेक्टली HTML में अपडेट नहीं कर रहे, पहली बात तो अब JSX में कर रहे हो। JSX इज जावास्क्रिप्ट XML। इट लाइक कि आप जावास्क्रिप्ट फंक्शन के अंदर आप HTML यूज़ कर रहे हो, बट दैट इज़ नॉट HTML, और वो स्ट्रिंग भी नहीं है। वो एक जावास्क्रिप्ट जो JSX है वो अलग तरीके से रेंडर होती है। वो रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट का यूज़ करके उससे एलिमेंट बनाए जाते हैं बाद में, वो बात की बात है, उसको छोड़ो। कहने का मतलब ये है कि जब आप छोटे छोटे कुछ भी चेंज करते हो ना, तो वो रियल HTML में अपडेट नहीं होता है, वो आपके वर्चुअल डोम में अपडेट करते रहते हैं। ठीक है, और फिर एक टाइम के बाद उसको वो जब पूरी रेंडरिंग डन हो जाती है, फिर वो फाइनली क्या होता है, उसके बाद वो रियल डोम को अपडेट कर देते हैं, और इसी को वर्चुअल डोम बोलते हैं हम। ये वर्चुअल था, तो जो भी आपका कंपोनेंट है वो वर्चुअल डोम से इंटरेक्ट कर रहा है बार बार छोटे छोटे चीज़ के लिए, और वर्चुअल डोम क्या करेगा, बाद में जाकर रियल डोम को इकट्ठा एक ही बार में अपडेट कर देगा। तो उसमें जो पेंटिंग होगी ना ब्राउजर पे, जो दोबारा से जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो बार बार नहीं बनेगा। आप छोटे छोटे चेंजेस आप अपने ऑब्जेक्ट के अंदर ही कर पा रहे हो, और फिर इकट्ठा जब आपको पूरा ऑब्जेक्ट बन जाता है तब आप उसको शो कर देते हो यूज़र को। ठीक है, तब उसको रियल डोम में इंप्लीमेंट कर देते हो। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके बाद आता है एक जो टॉपिक है वो आता है वो एक टॉपिक आता है कॉन्टेक्स्ट API। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट API, और इसको ना प्रोप ड्रिलिंग भी बोलते हैं। इसको प्रोप ड्रिलिंग याद रखना कि प्रोप ड्रिलिंग से भी एक ही मतलब होता है। तो इसका मतलब ये है कि जो कॉन्टेक्स्ट API है और प्रोप ड्रिलिंग है, मैं आपको बताता हूँ जल्दी से क्या होता है। जैसे अगर कोई मेरे पास एक कंपोनेंट है, ये पेरेंट है, P1 है, ये P है, और इसका नाम है चाइल्ड, ये चाइल्ड कंपोनेंट है।
और इसका नाम है, ये C1 है और ये C2 है इसका भी चाइल्ड। तो क्या हो रहा है, ये इसका चाइल्ड है और ये इसका चाइल्ड है, ऐसे, ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है कि इसको ना, इस वाले को पेरेंट को ना कुछ डेटा भेजना था इसके पास, C2 के पास। तो क्या करेगा, पहले वो P1 वाला डेटा इसको देगा पहले, ठीक है। P वाला डेटा इसको देगा, पेरेंट चाइल्ड को देगा। फिर चाइल्ड क्या करेगा, चाइल्ड आगे फिर से इसको आगे पास करेगा C2 के लिए यहाँ पे, ठीक है। तो अब एक कोई प्रॉपर्टी मान लो नेम है, नेम इक्वल्स टू ABC, ठीक है। उसमें क्या हुआ, नेम इक्वल टू ABC हुआ, वो प्रॉपर्टी इसके पास थी, इस वाले ऑब्जेक्ट कॉम्पोनेंट के पास, बट इस वाले को C2 को चाहिए थी P से। तो अभी क्या, अगर प्रोब ड्रिलिंग करेंगे तो उसमें क्या होगा, पहले हम इसको भेजेंगे, ये इसको भेजेगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि इसको तो चाहिए नहीं थी ये वाली प्रॉपर्टी, इसको क्यों फालतू में दी गई, ठीक है। तो यही प्रोब ड्रिलिंग है कि आप मल्टीपल नेस्टेड जो आपके कंपोनेंट्स हैं उनमें आप पास कर रहे हो, ड्रिल कर रहे हो फालतू की प्रॉपर्टी। दिस इज कॉल्ड प्रोब ड्रिलिंग। तो इस प्रोब ड्रिलिंग से बचने के लिए हमारे पास कॉन्टेक्स्ट टिप एक कॉन्सेप्ट आया था। कॉन्टेक्स्ट टिप क्या करती है, आप यहाँ पे P1 आप पूरा एक इसमें आप एक प्रोवाइडर बना के, एक प्रोवाइडर होता है प्रोवाइडर, और उसमें आप रैप कर देते हो पूरा इसका कॉन्टेक्ट, अपना एक कॉन्टेक्स्ट बनाते हो। कॉन्टेक्स्ट आपको पता ही होगा, जो थोड़ा कन्फ्यूजिंग होता है, कॉन्टेक्स्ट बना देते हैं। और फिर ये क्या करेगा, ये यहाँ पे इसको ये कॉन्टेक्स्ट बना देगा, ये वाला कॉन्टेक्स्ट बना दिया, मान लो इसने कॉन्टेक्स्ट बना दिया और कॉन्टेक्स्ट स्टोर कर दिया। उसके बाद जो C2 होगा वो डायरेक्टली क्या करेगा, उसको रीड कर लेगा। रीड कैसे करेगा, यूज कॉन्टेक्स्ट हुक के थ्रू, ठीक है। यूज कॉन्टेक्स्ट हुक के थ्रू वो यूज कर लेगा C2 को वो प्रॉपर्टी देने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया है हमारा प्रोब ड्रिलिंग भी हो गया और अपना कॉन्टेक्स्ट API भी हो गया, ठीक है। तो गाइस ये कुछ टॉपिक्स थे जो कि React.js इंटरव्यू के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप रिएक्ट के लिए इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से करने पड़ेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन ये बिल्कुल कोर टॉपिक्स हैं, ये तो आपको करने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना, और मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।